जय हिंद साथियों, टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र विषय के सिलेबस और क्वेश्चन सीरीज की यह पहली कक्षा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, आज की इस टीजीटी की पहली कक्षा में हम टीजीटी का पहला टॉपिक अर्थशास्त्र, परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और पहले कि लेक्चर शुरू हो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, यह लैटिन शब्द है इकोनॉमिका और ग्रीक शब्द है ओइकोनोमिया, इससे बना हुआ है। यदि हम ओइकोनोमिया की बात करें तो ओइकोनोमिया ओइकोस प्लस नीमेन, इन दोनों शब्दों के सम्मेलन से बना है। ओइकोस का अर्थ होता है अ हाउस और नीमेन का अर्थ होता है टू मैनेज। अ हाउस मीन्स गृह, टू मैनेज मीन्स प्रबंधन। इस तरह गृह प्रबंधन होता है। गृह या इंडिविजुअल के पास सीमित संसाधन है और उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं। इसलिए अर्थशास्त्र गृह के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों, मुद्रा आदि का प्रयोग करके घर का प्रबंध करना या घर को व्यवस्थित करना है। अर्थात मैनेजिंग अ हाउस होल्ड बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज आर मनी अ हाउस होल्ड हैज। That is, economics is all about economizing. Economizing means choice among alternative usage of resources. अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि सभी प्रयोगों में उन सीमित रिसोर्सों को नहीं लगाया जा सकता और चॉइसेस अनलिमिटेड है। अगर हम चॉइसेस की बात करें तो वो इंडिविजुअल, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह इकोनॉमिक्स examines how these choices add up to an economic system and how the system operate. अर्थशास्त्र इस बात की जांच करता है कि किस तरीके से सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच व्यापारियों, व्यक्तिगत लोगों और सरकारों द्वारा जो चॉइसेस की जाती हैं वो आकर के किसी भी आर्थिक व्यवस्था में एक साथ जुड़ते हैं और कैसे वह आर्थिक व्यवस्था काम करती है। इकोनॉमिक्स इसी बात का अध्ययन करता है। आइए अब हम संसाधनों की सीमितता, उसके वैकल्पिक उपयोग और चॉइसेस के अनलिमिटेड होने को एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों को अनंत चॉइसों के बीच वैकल्पिक उपयोग करके प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप मान लें कि किसी के पास 100 रुपये है और उसको वह खर्च करना चाहता है, लेकिन उसकी जो चॉइसेस हैं वह अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि उसको जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं या स्कूल की फ़ीस भरनी है, उसको घर बनवाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो वह उन 100 रुपयों का सीमित प्रयोग ही कर सकता है, उसका वैकल्पिक प्रयोग ही कर सकता है, क्योंकि उन 100 रुपये में इन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं किया जा सकता। अर्थात वह या तो स्कूल भेजेगा, स्कूल बच्चों की फ़ीस भरेगा, या अपना घर बनवाएगा, या अपने लिए कपड़े खरीदेगा, और इस तरह वह एक वैकल्पिक चुनाव करता है और अन्य प्रयोगों को वह त्यागता है। तो इस तरीके से सीमित रिसोर्सेज का वैकल्पिक प्रयोग करके अनंत चुनावों के बीच हम विभाजन करते हैं। इस तरह जूते खरीदना, कपड़े खरीदना या फिर स्कूल की फ़ीस भरना, घर बनवाना, ये अनलिमिटेड चॉइसेस हैं और 100 रुपये एक लिमिटेड मनी है, इसलिए रिसोर्स सीमित है। वहीं जब हम इन सभी चॉइसों में से या तो हम फ़ीस भरते हैं या फिर हम घर बनवाते हैं, एक चुनाव करते हैं, तो उस 100 रुपये की मनी का हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बीच अंतर जानने की कोशिश करते हैं। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो किसी भी शास्त्र को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, और परिभाषाएं अलग अलग विचारकों और अलग अलग अर्थशास्त्रियों या फिर समाजशास्त्रियों द्वारा या फिर इतिहासकारों द्वारा दी जाती हैं। यदि हम अर्थशास्त्र में बात करें तो यहाँ पर भी कई अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, और हम सार्वभौमिक तौर पर इन सभी परिभाषाओं को पढ़ करके उस परिभाषा का चुनाव करते हैं जो आंशिक रूप से कम त्रुटिपूर्ण होती है। इसलिए हम अभी आगे जब हम देखेंगे धन से संबंधित, कल्याण से संबंधित या सीमितता से संबंधित परिभाषा, तो हमें अर्थशास्त्र की एक
बेहद ही परिपक्व और अ, आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण परिभाषा मिलेगी। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यह एक खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थात किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जब हम किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, यदि हम इनमें से अमेरिका और भारतीय को हटा देंगे तो यह अर्थव्यवस्था किसी भी काम की नहीं कही जाएगी। अर्थात यह क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अमेरिका और भारतीय जोड़ते हैं तो यह क्षेत्र विशेष अर्थात अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था बन जाती है। इस तरह यदि हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था से अमेरिका और भारत को निकाल देंगे तो यह अर्थव्यवस्था किसी सीमित क्षेत्र से संबंधित नहीं कही जाएगी। अर्थात इसे अर्थव्यवस्था नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें से विशेष क्षेत्र को इंगित करने वाले शब्द भारतीय और अमेरिका को निकाल दिया गया है। हम देखें कि अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में कब निकल करके सामने आया। एडम स्मिथ की पुस्तक आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। इसे हम शार्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। इसके आने के बाद ही अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उभर करके सामने आया, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह विशुद्ध राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था और लगभग 1776 से 1850 या 56 ईस्वी तक इसे हम एक राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में इसकी विकास यात्रा के रूप में जानते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम देख लेते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र की विकास यात्रा किस तरीके से रही है। यदि हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र के एक विषय के रूप में। अर्थशास्त्र की एक पुस्तक जिसे कौटिल्य ने लिखी थी, मौर्यकालीन अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के विषय में यह बात करता है। इसके बाद अरस्तु ने इकोनॉमिका लिखी, उसके बाद वाणिज्यवादी आते हैं, फिर प्रकृतिवादी आते हैं, उसके बाद अंततः आधुनिक अर्थशास्त्र का विकास होता है, जो एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के 1776 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद होता है। अर्थात आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ कहा जाता है। और उनकी पुस्तक के आने के बाद अर्थशास्त्र एक अलग से एक नवीन विषय के रूप में उभर करके सामने आता है, लेकिन वह एक राजनीति शास्त्र के या राजनीतिक अर्थशास्त्र के विषय के रूप में उभर करके सामने आता है, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक उसी राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में बना रहता है। आइए अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरीके से और क्या है। यदि हम बात करें परिभाषाओं की तो धन से संबंधित परिभाषाएं, कल्याण से संबंधित परिभाषाएं, सीमितता या दुर्लभता से संबंधित परिभाषाएं, इच्छा विहीनता से संबंधित परिभाषा, इन चार कैटेगरी में या इन चार वर्गों में बांट करके हम अर्थशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। यदि हम धन से संबंधित परिभाषा की बात करें तो यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है, जिसमें धन को महत्वपूर्ण माना गया है। एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ एवं उनके अनुयायियों द्वारा यह परिभाषा दी गई है। यदि हम कल्याण से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो यह न्यो क्लासिकल मार्शल एवं उनके अनुयायियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। यदि हम सीमितता या दुर्लभता से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो यह रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। यदि हम इच्छा विहीनता से संबंधित परिभाषा की बात करें तो यह जे.के. मेहता द्वारा दी गई परिभाषा है। इस तरह हम अलग अलग कैटेगरी में एक एक करके आगे चल करके इन सभी परिभाषाओं का समग्र रूप से अध्ययन करेंगे एवं आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम परिभाषाओं की कड़ी में आगे बढ़ते हुए धन से संबंधित परिभाषा, जो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का एक वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। धन से संबंधित परिभाषा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की देन है। एडम स्मिथ एवं उनके अनुयायियों को हम क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हैं। उनके समर्थकों में जैसे जे.बी. से फ्रांसीसी हैं, इसके बाद सीनियर हैं, वाकर हैं जो अमेरिकी हैं, एवं जे.एस. मिल। ये सभी लोगों ने अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को धन के केंद्र
सभी लोगों ने अपनी अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाओं में धन को केंद्र बिंदु माना है एवं अपनी परिभाषाओं को धन के इर्द गिर्द ही स्थापित किया है। आइए अब हम एडम स्मिथ के बारे में पढ़ते हैं। उनकी पुस्तक आई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में, जिसके बाद अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उभर कर के सामने आता है। यदि हम एडम स्मिथ की बात करें तो यह एक स्कॉटिश पॉलिटिकल अर्थशास्त्री हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र व्यापार अर्थात ये किसी भी तरीके के व्यापार में प्रतिबंध के विरुद्ध थे। इन्होंने पूंजीवाद की बात करी एवं अदृश्य हाथों के समर्थक थे। पूंजीवाद से इनका आशय यह था कि यदि पैसा पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा तो वह बेहतर रिटर्न लाएगा। इसके अलावा अदृश्य हाथ की बात करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में कुछ इस तरीके की शक्तियाँ काम करती हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था या जो सिस्टम है वह अपने आप संतुलन की स्थिति में आ जाता है। जैसे यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी यदि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो मांग तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। इस तरीके से यह एक स्वशासी अर्थव्यवस्था या सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में धन को केंद्र बिंदु माना है। धन को साध्य मान करके, कल्याण को गोल मान करके अपने धन से संबंधित परिभाषा दी है। इसी कारण से इन्होंने धन को अधिक महत्व देने के कारण ही इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। जब हम एडम स्मिथ के आर्थिक मनुष्य की कल्पना की बात करते हैं तो एडम स्मिथ का जो आर्थिक मनुष्य है वह केवल और केवल इस बात का प्रयास करता है कि किस तरीके से भौतिक संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित किया जा सके। वह सारे के सारे अपने प्रयास धन के लिए ही करता है। उसके लिए नैतिक औचित्य का कोई मतलब ही नहीं रहता। वह केवल और केवल वास्तविक दुनिया में जीता है। वह केवल और केवल वास्तविक रूप से, भौतिक रूप से धन को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसको लेकर के आगे हम देखेंगे कि इसकी आलोचना भी होती है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन से एडम स्मिथ का आशय भौतिक परिसंपत्ति अर्थात सोना एवं चांदी से है। भौतिक परिसंपत्ति वे संपत्ति होती हैं जिन्हें देखा एवं छुआ जा सके। दूसरा है अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। यह बात एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में जो आई उसके अंदर कही है। इनकी पुस्तक को शार्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। और इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न्ड विद द नेचर एंड कॉजेज ऑफ wealth of nations, that is economics deal with the questions as how to acquire more and more wealth by nations। अर्थात इन्होंने किस तरीके से भौतिक परिसंपत्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है किसी भी राष्ट्र द्वारा, इस बात को कहा है कि यह बात ही अर्थशास्त्र से संबंधित है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। वह इस बात की खोज करता है कि कोई भी राष्ट्र किस तरीके से अपने भौतिक परिसंपत्ति या अपने धन को अधिक से अधिक बढ़ा सकता है। धन से संबंधित परिभाषाओं के कारण या धन को केंद्र बिंदु मानने के कारण क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को कुबेर का ग्रंथ, रोटी मक्खन का विज्ञान, स्वार्थी एवं अंधकार पूर्ण विषय, निकृष्ट विज्ञान एवं घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। इसके अलावा दूसरा है अर्थ मानव की कल्पना, जो नैतिक औचित्य को त्याग करके केवल वास्तविक दृष्टिकोण से प्रेरित होता है या वास्तविक नहीं है, यह कहकर इसकी आलोचना की जाती है। और इस संबंध में कहा जाता है कि साधारण मानव दया, धर्म, राजनीति आदि से प्रेरित होता है। धन को मुख्य एवं कल्याण को गौण साधन मानने के कारण भी इनकी आलोचना हुई है, जो आगे चल करके हम देखेंगे कि मार्शल ने अपनी परिभाषा मानव कल्याण को केंद्र में रख करके दी है। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यह परिभाषा त्याग दी गई और मार्शल द्वारा एक नई परिभाषा दी गई जो मानव कल्याण से संबंधित